सही है। तो लास्ट टाइम जब हमने पढ़ी थी, सबसे पहले एक बात सुन लें कि मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, कौन सी एप्लीकेशन हमने क्लास में बनानी है? ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो कल की क्लास में थोड़ा इसको देख कर आइएगा, कल यहाँ बैठ के हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे। सही है। आज फिर मैं तभी नहीं कह रहा हूँ कि भेजेंगे आप फिर बैठे रहोगे। सही है। तो आज के दिन थोड़ा आप घर जाके इसको देख के आइएगा, कल हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे और हो सकता है इसके साथ कनेक्ट भी कर लें। कुकीज़ वाला काम भी करना है। नहीं नहीं, सिंपल ईमेल आईडी। तो उसके बाद हम एक्सप्रेस पे थोड़ा आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि ये नोड है या एक्सप्रेस है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो आपके पास नोड जेएस है वो बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? जावास्क्रिप्ट का। जैसे रिएक्ट थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट उन्होंने थोड़ा चेंज किया है अपने अपने यूज़ केस के हिसाब से, और इसी के में हमने इस पर बात की थी कि हमें नोड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी जब जावास्क्रिप्ट थी। किसी को ये बात याद है? फाइल सिस्टम के लिए नहीं, उसको चलाने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा फ़र्क था कि जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है उसको चलाने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है और नोड जेएस को ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पीछे से अभी एक बंदे ने बोला कि उसको फाइल सिस्टम का एक्सेस होता है। तो नोड और जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा ये फ़र्क है। लेकिन नोड जो है वो बेसिकली है क्या? जावास्क्रिप्ट ही। तो मतलब जो उसके अंदर साइंटेक्स पूरा यूज़ होगा, जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। लेकिन उसको नोड इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है किसका? जावास्क्रिप्ट का। मतलब जावास्क्रिप्ट को ही उन्होंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के एक और लैंग्वेज बना दी है और उसको नाम क्या दे दिया है? नोड। और नोड क्यों अगेन सर्वर्स के लिए इस्तेमाल होती है और बैकएंड के लिए इस्तेमाल होती है? क्योंकि वो फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकती है, पहली चीज़। दूसरा, वो बगैर ब्राउज़र के चल सकती है। वो किससे थ्रू चल जाती है? टर्मिनल के थ्रू। याद है हम लोग नोड app.py लिख रहे थे, तो वो टर्मिनल के थ्रू चल जाती है। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, सही है, बूटस्ट्रैप सीएसएस के ऊपर है, तो हमने फ्रेमवर्क्स यूज़ किए हैं। वो हम क्यों यूज़ करते हैं? हमारी आसानी के लिए, कि सारा काम बहुत आसान हो जाए। तो इसी तरीके से नोड जेएस का हम एक पैकेज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस। जिस तरीके से रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड की, एक्सप्रेस जेएस एक लाइब्रेरी है नोड जेएस की। बात समझ आ रही है? आपको लग रहा होगा कि शायद ये छोटी लाइब्रेरी होगी, या इतनी कोई बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी बैंकिंग ऐप्स भी बनती हैं। एक्सप्रेस जेएस कोई छोटी मामूली लाइब्रेरी नहीं है, इसके अंदर प्रोडक्शन लेवल के भी काम होते हैं। और यही तकरीबन आपकी नोड जेएस में जब भी आपका सर्वर बनता है तो नॉर्मली किस में बन रहा होता है? एक्सप्रेस। उसकी वजह यह है कि ये सबसे फ्लैक्सिबल लेकिन आपकी बहुत ईजी टू यूज़ लाइब्रेरी है, और इसमें तकरीबन हर किस्म का काम हो जाता है। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया था क्या इंस्टॉल करने पर? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस किस में इंस्टॉल हो गया था? जब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ जाता है? नोड मॉड्यूल्स में। अब नॉर्मली रिएक्ट में हम क्या यूज़ करते थे? नोड मॉड्यूल से कोई पैकेज उठाने में इंपोर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है? रिक्वायर। ये पहला फ़र्क आपको नज़र आ रहा है नोड जेएस का और जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट में हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते थे और नोड जेएस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? रिक्वायर। ये जो रिक्वायर है ये बेसिकली नोड जेएस है, ये नहीं है। कौन सी चीज़? यार वो जावास्क्रिप्ट है ना टोटली। थोड़ा सा नोड जेएस का सिंटैक्स यूज़ कर ले, ये फ़र्क है। प्रॉब्लम ये है कि वो लेकिन है सिंटैक्स इसका जावास्क्रिप्ट का, और वो ECMAScript 6 है। तो जो आपके पास नोड जेएस के न्यूअर वर्जन्स हैं वो उसको कंपाइलर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो नोड जेएस के प्रीवियस वर्जन्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके पास जो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे नोड जेएस के, उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होगी? रिक्वायर। क्योंकि बाय सिंटैक्स आपके पास नोड जेएस आपको क्या बोलता है, किसके थ्रू आप इंपोर्ट कराएं? रिक्वायर के थ्रू। लेकिन आप इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगेन जावास्क्रिप्ट, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि रिएक्ट के अंदर जैसे मैं क्या इस्तेमाल कर लेता था? डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वो भी चल जाता था। क्योंकि ये बेस किसके ऊपर करता है? ये फाइल का नाम ही आप देख लें क्या है? app.js। तो JS की जो भी आपके पास नेटिव चीज़ें हैं वो तो चलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन भी है। आपका कोई बंदा कोड देखे तो उसको लगे कि आपने कोड नोड जेएस के स्टैंडर्ड पे ही किया है, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली? रिक्वायर। ये पहला सिंपल सा चेंज है। उसके बाद आपने देखा कि कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट वाला इसका काम है सेम, कि यहाँ पे आप सिंपल क्या बना रहे हैं? एक नया वेरिएबल। इसका मतलब है कि जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट होता था, लेट होता था और वार होता था, ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे भी
इस्तेमाल कर सकते हो। आप नॉर्मली देखो कि यहाँ पे ज़्यादा किसका इस्तेमाल हो रहा होता है, कॉन्स्ट का, और नॉर्मली जहाँ पे फंक्शन बनाना होता है वहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा होता है, वार, लेट या वार। सही है। उसके बाद हमने सिंपल क्या किया है कि ये अगर आप काम को देखें तो ये एक रिएक्ट हुक वाला काम है कि आपने पहले इंपोर्ट कराया और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और ऐप को आप आगे जाके आप यूज करोगे। अब ये वाला जो कोड है इस कोड को हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट कोड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाओगे तो ये वाला कोड लाजमी होगा और बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं आता। तो इस वजह से हम इस कोड को क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। और अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे लिखें एक्सप्रेस जेएस, और एक्सप्रेस जेएस लिखने के बाद, अरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। आप हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला कोड अगेन पूरा का पूरा लिखा हुआ है एज इट इज डिट्टो। इस चीज को इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। ये कोड आपको चाहिए होता है एक पूरा ऐप को रन करने के लिए। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा था, बेसिकली मैंने क्या यूज किया है, ऐप डॉट गेट। अब इससे क्या पता लग रहा है कि ऐप, ये जो हमने यहां पे इक्वल टू किया था, ये ऐप क्या है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। आओ बेटो, ये मुझे बताएं ऐप क्या चीज है। ऐप फंक्शन है भाई। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सब पढ़ने के बाद ये तो पता होगा मुझको। आप बैठो, नाम क्या होगा आपकी, स्टार लोगों में शमूलियत है कि नहीं है, इदरीस है यार। सही है जी। और आपके पीछे जो, हाँ ये ज़रा बताइए ऐप क्या चीज़ है, इससे क्या पता लग रहा है ऐप है क्या, खुद है क्या, बस कोई तुक्का ही मार लो। आपका नाम क्या है, सॉरी यार, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, हयान साहब। तो हम आपको कहते हैं, सही है, बैठ जाओ, आप खड़े हो। ये ऐप क्या चीज़ है, चलो ऑप्शन दे देते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, या ये क्लास है। फंक्शन और ये ऐप। आपका नाम क्या है यार, आप तो राइमिंग में आए हो बिल्कुल हयान के बाद। बैठ जाओ। उसी के बराबर में आप, कहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा आप तो पुराने वाले हो। ये ऐप क्या चीज़ है, ये वेरिएबल का नाम है। नहीं तो इसके अंदर अभी सेव क्या हुआ है, वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ सेव तो होता है। क्या, एक्सप्रेस, नहीं नहीं, आपका नाम क्या है, सॉरी, अच्छा आपका घर बन गया, अभी बन रहा है, बैठ जाओ भाई। और कौन है,
ऐप क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगा? ये तो मीम बन गई है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है तो पता कैसे चला? क्या लगा हुआ है? नाम क्या है तुम्हारा भाई? मुबश्शिर। स्पेलिंग स्पेलिंग है क्या? आपने क्या किया था पहले? हाँ 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 हाँ, सही है। बैठ जा भाई। जो बच्चे जो थोड़ा बहुत बच गए हैं, सही है, ज़रा यार कुछ तो थोड़ा ख्याल कर लो। जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट पूरी कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म की अब सिचुएशन है। तो बेसिकली मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे ऐप जो है वो किसके इक्वल हो रहा है? एक्सप्रेस के। लेकिन एक्सप्रेस के आगे क्या लिखा हुआ है? पैरेंथेसिस। अब इससे एक बात समझ आ रही है कि जो एक्सप्रेस है वो एक फंक्शन है। तो यहाँ इस लाइन नंबर 3 पे वो फंक्शन क्या हुआ है? एग्जीक्यूट हुआ है। अब जब हमें पता है कि जब एक फंक्शन चलता है और उसके आगे क्या लगा हुआ हो? इक्वल टू, तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इस फंक्शन के अंदर जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ था रिटर्न के नाम का, उस रिटर्न में जो भी चीज़ रिटर्न होती है वो आके किस में सेव हो जाती है? इस वेरिएबल में। ये बात समझ आ रही है? अब इस वेरिएबल में क्या चीज़ सेव हुई है वो हमें इस चीज़ से पता लगता है कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ हुआ है। अगर इसके आगे एक पैरेंथेसिस लगे हुए होते तो हम समझ जाते हैं कि ये एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है क्या? एक और फंक्शन। अगर इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए होते नीचे कहीं पे, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न करता है? एरे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर जो ऐप था उसके आगे हमने क्या लगाया? डॉट। और डॉट किस चीज का सिंटैक्स है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का, कि जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर से कोई डेटा अगर आप रिसीव करते हो तो वो किस में आता है? डॉट से आता है। यार ये चीज़ अगर आप भूल गए हो तो फिर तो अल्लाह खैर ही करे आप लोगों का। अब एड इज इक्वल्स टू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आपके पास नेम है। अबे भाई, दिमाग खराब है उसका क्या करेंगे फिर? यार ये थोड़ा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा खरे है। थोड़ा सा इसको, चलो थोड़ी देर पर इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है? ए डॉट नेम। हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? नेम। नेम के अंदर उसकी वैल्यू क्या सेव की मैंने? हेलो। तो अब मुझे वो वैल्यू चाहिए थी हेलो, तो मैंने क्या लिखा? ए डॉट नेम। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी होती है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? डॉट। ये बात समझ आ रही है? तो ये आपके बेसिकली किसकी पहचान है? ऑब्जेक्ट की। कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी निकालनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट। जब एक एरे होती है उसको कोई इंडेक्स निकालते हैं तो उस क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब एक फंक्शन होता है उसको चलाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? पैरेंथेसिस। तो कम से कम इस चीज़ को तो आप याद रखें मेरे भाई। इसका मतलब है कि ये जो डॉट गेट है, तो ये डॉट गेट आपको क्या बता रहा है? ये गेट क्या है? आप गेट क्या है? एक तो आपका ऐप ऑब्जेक्ट है, ये बात तो समझ आ गई। उस ऐप के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? गेट। अब वो प्रॉपर्टी जो है गेट, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी किस्म का डेटा टाइप सेव कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा था लेकिन मुझे पता याद नहीं है कि हमारे पास कितने डेटा टाइप्स कितनी थी बेसिकली? 5 हैं, 6 हैं, कितनी है? 6 होती हैं। तो 6 आपकी डेटा टाइप्स जो हैं वो 6 की 6 डेटा टाइप्स किसके अंदर सेव हो सकती हैं? आपकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर। इस वक्त आपकी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसका नाम इसने रखा हुआ है गेट। और उसने गेट ही क्यों रखा? क्योंकि किस तरह का मेथड यूज़ कर रही होती है? HTTP गेट। HTTP मेथड याद है? एक्सियोस में पढ़े थे, 2 थे, कौन से थे? गेट और पोस्ट।
तो बेसिकली इसको गेट रिक्वेस्ट बनानी थी, तो गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए उसने एक मेथड में प्रॉपर्टी बनाई, सॉरी एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी बनाई, उसका नाम रखा गेट। उसके अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या सेव किया, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। ये गेट है, गेट के आगे क्या है, पैरेंथेसिस किसकी पहचान है, फंक्शन की। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर गेट की प्रॉपर्टी है, गेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, एक फंक्शन। उस फंक्शन को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिंपली एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि उसको चला रहे हो। ये बात समझ आ रही है। अब ये सारी पंचायत हमने की क्यों, क्योंकि अब हमारे पास हम क्या बनाने जा रहे हैं, app.get और app.post। दो तरह के हम लोग बेसिकली जो हमने HTTP मेथड्स पढ़े थे, हम वही दो तरह के मेथड्स बनाएंगे। और ये दो मेथड्स हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम रिएक्ट में एक्सियोस पढ़ के आए हैं, उसमें दो तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी और डेटा रिसीव करने के लिए भी। बात समझ आ रही है। तो एक्सियोस में हमने गेट रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे पास जेसन डेटा आया था, लेकिन वो जेसन डेटा कहाँ से आया था, कौन सी API यूज़ की थी हमने, CoinGecko और गिटहब। वो डेटा कौन दे रहा था, CoinGecko और गिटहब। अब हमें अपने रिएक्ट के फ्रंट एंड को हमें खुद डेटा पास करना है। बात समझ रहे हैं। तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही गेट का मेथड बनाया होगा अपने सर्वर पे, जो डेटा क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। बात समझ आ रही है। तो इसको अब यूज करने का तरीका मैं बता दूं, लेकिन ये फंस तो करे। डेटा आपको बेसिकली देखें, यहाँ पे आप जो भी मेथड्स बना रहे हैं ना, वो मेथड्स आप डेटा पास करने के लिए बना रहे हैं। वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, सही है, सारे जितने भी हैं वो आप क्या करते हैं, डेटा आगे फॉरवर्ड करने के लिए बनाते हैं। उसके अंदर कुछ जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो वो डेटा कुछ रिसीव भी करते हैं। अब देखिए काम उल्टा हो गया है। एक्सियोस में जब आप रिएक्ट में थे तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा भेजते थे। अब वही पोस्ट रिक्वेस्ट जब आपके सर्वर पे आएगी, तो वो डेटा बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यानी कि रिएक्ट ने वो डेटा भेजा है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। गेट रिक्वेस्ट में हम लोग डेटा फ्रंट एंड पे रिसीव करते हैं, जैसे कि हमने CoinGecko और गिटहब से क्या किया था, डेटा रिसीव किया था, वो पूरा जो एक जेसन था। लेकिन वही काम अब हम लोग सर्वर पे क्या करेंगे, बेसिकली वो डेटा भेजेंगे। वहाँ पे रिसीविंग थी, यहाँ पे सेंडिंग है। जिस तरीके से मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी कि आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई एक बीच में दरवाज़ा है, एक तरफ फ्रंट एंड है और एक तरफ बैक एंड है। पहले आप गेट के थ्रू डेटा रिसीव करवा रहे थे और पोस्ट के थ्रू डेटा भेज रहे थे। अब आप दरवाजे के उस तरफ हो, तो अब आप गेट में डेटा भेजोगे, रिसीव नहीं करोगे, और पोस्ट में डेटा रिसीव करोगे, भेजोगे नहीं। तो आपका बेसिकली काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका सर्वर होता है वो हमेशा क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। अगर आपका सर्वर रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आपका जो फ्रंट एंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि आपको याद है कि एक्सियोस जब आप .get करें, एक्सियोस .post करें, तो उसके अंदर दो आपके मेथड्स होते थे, कौन से, देन और कैच। हम बोलते थे कि देन कब चलता है, जब सर्वर से सक्सेसफुल होता है। जब कैच कब चलता है, जब सर्वर से एरर आता है। तो पोस्ट हो या गेट हो, सर्वर का रिस्पॉन्स लाजमी है। फिर सर्वर कम से कम यही क्यों ना कह ले ओके, सर्वर एक स्ट्रिंग भेज दे क्या, ओके, तो ये भी क्या कंसिडर होता है, सक्सेस, कि कुछ ना कुछ एक डेटा आ गया। ये बात समझ आ रही है। तो सिंपल इस तरीके से आपने सोचना है कि गेट रिक्वेस्ट में हम लोग फ्रंट एंड पे डेटा रिसीव करवाते हैं और आपके सर्वर साइड से फ्रंट गेट रिक्वेस्ट में डेटा फॉरवर्ड करते हैं। आप यूज़र से कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, लेकिन कुछ मसले थे जिसमें हम डेटा सर्वर वो गेट में भेज सकते थे। वो कैसे भेजते थे, किससे, URL से, URL पैरामीटर्स, दो से, URL क्वेरी पैरामीटर्स और URL पैरामीटर्स। URL पैरामीटर्स क्या होते थे कि हम लोग लिखते थे कि API/Bitcoin। अब ये जो बिटकॉइन था ये बेसिकली आपकी क्रिप्टो आईडी होती थी, ये बात याद है, हमने ये यूज़ की थी। तो ये हम URL पैरामीटर्स के थ्रू हम सर्वर पे क्या भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं कि मुझे किसका डेटा चाहिए, बिटकॉइन का। तो एक तरह से आपने सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन दी ना, तो ये आपने डेटा भेजा है। और दूसरा होता है क्वेरी पैरामीटर। अब क्वेरी पैरामीटर कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया था कि Q = Apple, सही है, आपके पास LEN = EN, यानी कि लैंग्वेज = इंग्लिश। तो इस तरीके से क्वेरी पैरामीटर्स में ये फ़र्क होता है। तो URL पैरामीटर, जो हम क्वेरी पैरामीटर हमने पढ़े थे, तो हमने देखा था कि जो आपका URL पैरामीटर होता है वो स्लैश के बाद फ़ौरन आ जाता है, और आपका जो क्वेरी पैरामीटर होता है उसके बाद एक वैल्यू भी होती है। जैसे आपके पास मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट की मिसाल है कि एक की भी और एक
वैल्यू भी है। तो क्वेरी पैरामीटर में की भी होती है और वैल्यू होती है। कौन सा वाला है? यूआरएल पैरामीटर्स तो बहुत पहले से आ रहा है। आपको पता है जो नेटिव आपकी जावास्क्रिप्ट है ना, उसमें आप दिखिएगा window.location.href, तो आपके पास वो पूरी की पूरी जो यूआरएल है ना वो आ जाती है। तो जावास्क्रिप्ट में उसके खुद के नेटिव फंक्शंस भी हैं जो आप बिना किसी चीज़ को इंस्टॉल करेगा यूज़ कर सकते हैं। इवन दो दिन पहले मैंने यूज़ किया है। तो मैंने पाइथन का बेसिकली मेरा बैकएंड था, तो हम लोग यूआरएल में मुझे कोई डेटा भेजना था, तो मैंने जावा प्योर सिंपल जावास्क्रिप्ट उसके अंदर मैंने क्वेरी पैरामीटर्स उसके रीड करवा लिए थे। बहुत आसान होता है। window.location.href से पूरी आपकी यूआरएल आ जाती है। उसके बाद हम लोग एक उसका जावास्क्रिप्ट का एक क्वेरी का फंक्शन है, उसमें से वो क्या निकाल लेता है, क्वेरी। फिर उसके बाद वो वेरिएबल में सेव हो जाते हैं, और वेरिएबल में सेव होते हैं एक आपके समझ लो क्लास के तौर पे। उस पर बाद हम लोग एक यूज़ करते हैं .get का मेथड, गेट और उसका आपके पैरामीटर का नेम, जैसे क्यू, और आपके पास हो गया लैंग्वेज, आपके कुछ भी है, आपको उस पर डेटा पास कर देता है। तो बेसिकली बेसिक जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास ये ऑप्शन होता है। तो ये यार बहुत हैंग हो रहा है। चलें एक काम करें, यहाँ पे ये बहुत हैंग हो रहा है, आप अपने पीसीज पे जाएं, गूगल पे लिखें आपका Express.js, सही है, उसके नीचे वो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल आ रहा होगा, वहाँ से वो कोड उठाएं और वो सर्वर चला के देखें बस। ये बात समझ आ रही है? लाइट आ गई है तो ऑन जो हो जाएंगे सारे, सही है। तो ये आप बेसिक सर्वर बनाना सीखें। बाकी ये थोड़ा सही होता है तो मैं आप लोगों से दोबारा इस पर बात कर लेता हूँ।